गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाउस नियम का पहला जो अनुप्रयोग है वो इस चैनल पे मैंने डाल दिया है। अब हम इस वीडियो में गाउस का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे और वो अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। यानी एक समान आवेशित अनंत विस्तार की हम एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से स्टेप अपनाएंगे वो है, सबसे पहले अपन इस अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अनंत विस्तार की एक समतल चादर प्लेट बनाएंगे। तो वो चादर प्लेट कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे बनेगी और इसके बीच में आपको आवेश को शो करना है। तो ये धन आवेश को आपको शो करना है इसके अंदर। इसके बाद में ये जो प्लेट अपन ने लिए, हम मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो a है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। और इस प्लेट के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी के ऊपर अपन एक बिंदु P मान लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरी पर, यहाँ से भी समान ऊंचाई पर और यहाँ से नीचे भी समान गहराई पर मान लो, एक बराबर क्षेत्रफल के दो अल्पांश लेते हैं। दोनों अल्पांश जो हैं बराबर क्षेत्रफल के हैं, बराबर ऊंचाई पर हैं, नीचे और ऊपर। और बिंदु P से भी इनकी दूरियां जो है वो समान है। बिंदु P से भी जो इनकी दूरियां हैं वो समान है। तो इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो D होगा, जो कि बराबर होगा। क्या होगा? बराबर, क्योंकि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बराबर परिमाण का होगा और वो होगा D। अब बात ये आती है कि दिशा क्या होगी, इनकी दिशा। तो ये जो अल्पांश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आवेश है? धनावेश। अगर यहाँ पर भी मैं धनावेश मान लूँ तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो दिशा होगी बाहर की तरफ। तो यहाँ से ये लाइन जो है वो दिशा को बताएगी और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी बाहर की तरफ होगी। तो अपन इसको लिखेंगे DE के ऊपर वेक्टर। क्या लिखेंगे अपन इसको? DE के ऊपर वेक्टर। इसी प्रकार ये जो नीचे वाला जो अल्पांश है इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो D होगा और दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। और हमने ये बाहर की तरफ शो कर दी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ D होगी। ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र दोनों अल्पांशों के कारण आ रहा है वो किसी कोण पर आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है, इसीलिए हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करने के लिए अपन जो ये मध्य बिंदु से जो लाइन आ रही है इसको अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा? थीटा। और ये भी थीटा बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। ठीक है। अब देखो आप इस लाइन के साथ में जो D है वो थीटा कोण बनाते हुए, तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक, एक होगा लंबवत घटक। एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा लंबवत घटक। ऐसा कैसा अपन निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, वहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। तो उसी तरीके से इस DE के दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक जिसको अपन लिखेंगे DE कोस थीटा, यानी जिधर थीटा होता है उधर अपन कोस थीटा लेते हैं। और इधर होगा लंबवत घटक जिसको अपन बोलेंगे DE साइन थीटा। इसी प्रकार जो नीचे का जो D है वो भी थीटा कोण बना रहा है इस लाइन के साथ में, तो इसके भी दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक जिसका परिमाण DE कोस थीटा होगा और एक होगा लंबवत घटक जो होगा DE साइन थीटा। ठीक है। ये हमने घटकों में वियोजित कर दिया और घटकों में वियोजित करने के बाद में हम यहाँ पर एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि D साइन थीटा ऊपर भी लग रहा है और D साइन थीटा नीचे भी लग रहा है और इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। इन D साइन थीटा और D साइन थीटा बराबर परिमाण के और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। यानी इसका और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बिंदु P के ऊपर। इस बिंदु P के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की
दिशा आएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो क्षैतिज घटक की वजह से आएगी, क्योंकि ये दोनों निरस्त हो गए। तो क्षैतिज घटक कौन से, डी कोस थीटा, जो कि इस पृष्ठ के क्या आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं। जैसे ये मान लो ये पृष्ठ है अपना, और इस पृष्ठ के कैसे आ रहे हैं, ऐसे लंबवत आ रहा है, डी ऊपर वाला और नीचे वाला तो कट गया। अब ये डी जो कोस थीटा है वो लंबवत इस तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर होगी। लंबवत कैसी होगी, बाहर की ओर। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो उम्मीद है आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताना आ गया होगा। तो हमने पहला काम कर लिया है विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के व्यापक नियम का उपयोग करेंगे। ये व्यापक नियम कुछ नहीं है, इसमें अपन जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई का सूत्र आता है और जो गाउस के नियम से फाई का सूत्र आता है, उन दोनों को बराबर करके लिखते हैं, यही गाउस का व्यापक नियम होता है। अब गाउस का व्यापक नियम जब अपन यूज़ में ले रहे हैं तो हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसियन पृष्ठ, अब ये गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ मतलब जब अपन गाउस का नियम लगाते हैं तो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, उसी को अपन कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। और गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो इस चादर प्लेट से हम फ्लक्स निकलते हुए देखेंगे भाई कितना निकलता है, फ्लक्स कितना निकलता है। तो उसके लिए हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, जो कि इस पृष्ठ, जैसे मान लो ये हमारी जो चादर है, चादर प्लेट है, तो एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ अपन ने इधर कल्पना करी और एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ अपन ने इस तरफ कल्पना करी, इस तरीके से। ठीक है, ये कि आर पार हो रखे हैं, इसकी लंबाई भी आर है और इसकी लंबाई भी आर है। इसका मतलब जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हुआ वो 2r लंबाई का हुआ। तो हम क्या करेंगे, 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। और जिसके 3 भाग होंगे, एक होगा ये वृत्ताकार भाग, 2 तो वृत्ताकार भाग होंगे और एक होगा वक्र भाग। एक कौन सा भाग होगा, वक्र भाग। तो हमने इस समतल चादर में गाउसियन पृष्ठ को बता दिया, ये पूरा जो है गाउसियन पृष्ठ है। कौन सा है ये, गाउसियन पृष्ठ है। अब इस गाउसियन पृष्ठ के 3 भाग हो गए, एक वृत्ताकार, 2 तो वृत्ताकार और एक वक्र भाग, और ये 2r लंबाई का हो गया। अब इससे हमें देखना है कि फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, जनरली अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर कोई पाइप ऐसे रखा हुआ है और जो तीर जो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं और ऐसे भी जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे ना नीचे जा रहे हैं, तो बताओ इस पाइप में से जो तीर जाएंगे तो इस वृत्ताकार भाग में से निकलेंगे, ठीक है, या इधर जा रहे हैं तो इस वाले भाग में से निकलेंगे, ऊपर और नीचे से तो नहीं निकलेंगे। तो अगर ऊपर और नीचे से नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। और इस वाले भाग से जिधर से तीर निकल रहे हैं और इधर से भी तीर निकल रहे हैं, उधर फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम। ये तो अपन ने जनरली समझ लिया, लेकिन अपन सूत्र की सहायता से कैसे बताएंगे कि फ्लक्स कहाँ 0 होगा और कहाँ अधिकतम होगा। तो देखो, हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले पृष्ठ के लिए इधर होगी लंबवत बाहर की ओर, इस वाले के लिए विद्युत क्षेत्र इधर होगा क्योंकि लंबवत होगा। अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो लंबवत इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऐसे होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लिए भी इधर होगी और इस वाले पृष्ठ के लिए भी इधर होगी। और जो ये बेलन का वक्र भाग है, वक्र भाग के लिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इधर ही होगा। अगर इसके लिए इधर देखेंगे तो इसके लिए इधर देखेंगे तो इधर ही होगा। तो ई का मान तो लंबवत ही होगा। अब गाउस के व्यापक नियम में ई और ds भी आता है और यहाँ पे थीटा भी आता है। तो ये थीटा जो होता है ई और ds के मध्य बनने वाला कोण होता है। तो विद्युत क्षेत्र तो हमें पता चल गया। और ds क्या होता है, देखिए, अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसमें अपन एक अल्पांश मान लेते हैं। एक अल्पांश, जैसे मैंने इस चित्र को यहाँ पे बता दिया, एक अल्पांश मान लिया। इसका जो क्षेत्रफल है वो ds1 है। मान लो इसको ds1 बोला, इसको ds2 बोला, और इसके अंदर जो अल्पांश लूँगा मैं छोटा सा, उसको मैं ds3 बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, ds3। वैसे अगर इस पूरे वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो होगा S1। पूरे का क्या होगा, S1। क्या होगा, S1, ठीक है।
और S1 होगा तो इसका मतलब अपन पूरे का समाकलन कर देंगे तो वो S कहलाएगा। क्या कहलाएगा? S। अपन मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर मैं DS1 का समाकलन कर देता हूँ तो उसका जो मान आएगा वो ऐसा आएगा, और DS2 का समाकलन कर देता हूँ यानी संपूर्ण का आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और DS3 का तो अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। और जो पूरा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इसका अपन ने क्षेत्रफल भी क्या माना है? क्या माना है इसके अंदर? सिग्मा, ये S ही माना है। क्या माना है? S। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर मैं इस DS अल्पांश का समाकलन कर दूंगा तो ऐसा आएगा, इस DS2 का समाकलन कर दूंगा तो भी ऐसा आएगा, और ये DS3 इस तरीके से। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पता लगा ली, तो इस वाले के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ ही है, तो DS1 और E के मध्य कोण कितना बना? अगर दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो मैं ये लाइन यहीं खींचूंगा, तो E और DS2 के बीच में भी थीटा 0 डिग्री बन रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में समानांतर है। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो DS3 ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? DS3 ऊपर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर लिए तो ये, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो हमें तीनों कोण पता चल गए, तीनों जो बेलन के 3 भाग है उस पर E और DS के मध्य कितना कोण बन रहा है। तो देखो पहले वाले भाग पर E और DS के मध्य कोण 0 डिग्री बन रहा है, दूसरे वाले वर्ताकार भाग के लिए E और DS के मध्य कोण भी 0 डिग्री बन रहा है, और तीसरे वाले भाग के लिए 90 डिग्री बन रहा है। तीसरे वाले भाग के लिए कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ से आप चित्र से समझ गए होंगे कि यहाँ पे थीटा 0 क्यों हो रहा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। अब गाउस का व्यापक नियम लगाते हैं अपन तीनों भाग के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा S मानूँ तो यहाँ सबसे पहले अपन सिग्मा क्यू का मान निकालेंगे, और जो सिग्मा क्यू होता है गाउसियन पृष्ठ में आवेश होता है। क्या होता है? गाउसियन पृष्ठ में आवेश। जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जब पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा, और गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर S हो तो सिग्मा क्यू का मान जो होगा वो सिग्मा गुणा S होगा। सिग्मा गुणा क्या होगा? S। यानी अगर आपको एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा हो और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल S हो तो S से गुणा कर दो, पूरा आ जाएगा। अरे जैसे एक पेन की कीमत दे रखी हो और 10 पेन की पूछी हो तो 10 से गुणा करते हैं, तो आपको एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है उसकी मात्रा सिग्मा दे रखी है, तो S क्षेत्रफल में कितनी आएगी? S से गुणा कर दो। क्या कर दो? S से गुणा कर दो। ठीक है। जैसे एक पेन की कीमत 10 रुपये दे रखी है तो 10 पेन की कीमत चाहिए तो 10 से गुणा कर दो। वहीं पर यहाँ पर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आवेश दे रखा है तो S से गुणा कर दिया, तो सिग्मा क्यू का मान होगा सिग्मा गुणा S। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे अपन क्लोज इंटीग्रल, इसके 3 भाग होंगे गाउसियन पृष्ठ के। पहला S1 बोल देते हैं, E DS1 cos DS1, तो DS1 कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 का, तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखूंगा, प्लस जुड़ेगा क्योंकि फ्लक्स सभी के लिए जुड़ेगा। गाउस के 3 ये बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग है, तो क्लोज इंटीग्रल S2 E DS2, DS2 कितना कोण बना रहा है? देखो E और DS2 के बीच में भी 0 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी cos 0 डिग्री लिखेंगे, प्लस क्लोज इंटीग्रल E DS3, तो DS3 E के साथ में कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, बराबर में सिग्मा क्यू की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से इस वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी cos 0 दे रखा है, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, और cos 90 का मान होता है 0। तो जहाँ 90 दे रखा है वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा, और जहाँ 0 दे रखा है वो 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E DS1, cos 0 का मान 1 आएगा, प्लस क्लोज इंटीग्रल E DS2 बराबर सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो विद्युत क्षेत्र गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होता है, तो कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो नियत मान को बाहर निकाल लेंगे और क्लोज इंटीग्रल DS1 लिखेंगे, प्लस E को बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रल DS2 लिखेंगे, बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया था क्लोज इंटीग्रल DS1 का मान S के बराबर होगा, तो यहाँ पे S लिखेंगे, और क्लोज इंटीग्रल DS2 का मान भी S के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन? S लिखेंगे, बराबर सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ES और ES को जोड़ेंगे तो 2ES हो जाएगा, बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट जाएगा, S से S कटेगा क्योंकि गुणा में भाग में जाएगा तो कटेगा, और E के गुणा में 2 है तो भाग में चला जाएगा, तो E बराबर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने
जो टास्क लिया था विद्युत क्षेत्र निकालने का, वो विद्युत क्षेत्र अपने निकाल लिया है। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सदिश रूप में लिखना हो तो आप E के ऊपर वेक्टर लगा दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एन कैप लिख दो। एन कैप का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबित है, और एन कैप यहाँ पे एकांक सदिश है, अभिलंबित एकांक सदिश, अभिलंबित एकांक सदिश। अब यहाँ से अपन एक निष्कर्ष और निकालते थे कि E का जो मान है वो Q पर निर्भर नहीं कर रहा, सिग्मा पर निर्भर कर रहा है। Q चाहे कितना ही हो, सिग्मा पे निर्भर कर रहा है, सिग्मा कितना होगा, तो ये सिग्मा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सिग्मा पर, Q पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात भी ध्यान रखना, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण E जो होता है वो Q पर निर्भर नहीं करता, Q पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने अनुप्रयोग नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, और अनुप्रयोग नंबर 1 जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लेना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 3 में। तो तब तक के लिए मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।